नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में। रीतिकाल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना गया है। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल भी कहा जाता है। रीति काव्य को रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य इन तीन भागों में बांटा गया है। रीतिकाल में रीति निरूपण की प्रवृत्ति प्रधान रही है। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो 1700 से 1900 तक माना है। और रीतिकाल के अन्य नाम हैं अलंकृत काल, जो कि मिश्र बंधुओं ने ये नाम दिया है। श्रृंगार काल, ये नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और कलाकार, ये नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो काव्य लिखे गए उसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में रीति निरूपण की प्रवृत्ति प्रधान रही है, इसीलिए इस काल को रीतिकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। अब हम देखेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। श्रृंगारिकता। रीतिकाल में अधिकतर राजा भोग विलास में लिप्त थे। राजा की इसी प्रवृत्ति के कारण कभी भी श्रृंगारपूर्ण रचनाएं किया करते थे। श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग और वियोग, दोनों का कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो राजा थे वो ज़्यादातर राजा भोग विलास में लिप्त हुआ करते थे। इसी कारण इन कवियों का उद्देश्य था राजा को प्रसन्न करके उनसे धन प्राप्त करना। इसलिए इन्होंने राजा के रुचि के अनुसार ही श्रृंगारिक कविताएं लिखी, जिसमें कि नायिका भेद, नक्सिक वर्णन प्रधान रहे हैं। तो हम देखते हैं जो श्रृंगार रस के दोनों भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का चित्रण इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। दूसरी विशेषता है आलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में चमत्कार की प्रवृत्ति के कारण अलंकारों को महत्व मिला। कवि अपने काव्य में विविध अलंकारों का प्रयोग करके राजा से वाहवाही तथा भेंट प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने शब्दालंकार और अर्थालंकार के विविध भेदों का वर्णन अपने काव्य में किया है। उसमें यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो ज़्यादातर कवि थे वो राजाश्रित कवि थे, यानी कि राजा के आश्रय में रहकर कविताएं लिखने वाले कवि थे। इस कारण उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने राजा को प्रसन्न करना। इसलिए वो अपने जो पांडित्य का प्रदर्शन दिखाने के लिए वो चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखते थे, यानी कि अपने कविताओं में अलंकारों का इस प्रकार प्रयोग करते थे ताकि राजा प्रसन्न हो जाए, वो उससे प्रभावित हो और प्रभावित होने के बाद इन्हें धन प्राप्त हो। इसलिए इन कवियों ने अलंकार को लेकर, जो अलंकार के कई भेद होते हैं जैसे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, उनके कई भेद होते हैं, तो उन सभी भेदों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत के काव्य लक्षणों का उपयोग करते हुए रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे। कवि काव्य के लक्षण देकर उसके उदाहरण में राजाओं की वीरता, उसका विवाह तथा नायिका भेद, नक्सिक वर्णन आदि किया करते थे। रीतिकाल में रीति निरूपण की प्रवृत्ति प्रधान रही है। कुछ ग्रंथ हैं देव का रसविलास, चिंतामणि का काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम का अलंकार पंचाशिका आदि प्रमुख रीति ग्रंथ हैं। इसमें रीति का निरूपण किया गया है। हम देखते हैं कि रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है रीति निरूपण, यानी कि इन कवियों ने क्या किया कि रीति का निरूपण किया है। रीति क्या होती है? रीति एक प्रकार की शैली होती है, पद्धति होती है।
तो इन कवियों ने जो संस्कृत के काव्य लक्षण हैं तो उसका उपयोग करते हुए रीति ग्रंथ लिखे हैं या लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। यानी कि इन कवियों ने जो काव्य के लक्षण होते हैं, काव्य के लक्षण यानी कि काव्य के जो गुण होते हैं, काव्य के दोष होते हैं, शब्द शक्तियाँ होते हैं, फिर काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन, इन सभी का इन्होंने परिचय देते हुए और उसमें इन्होंने उदाहरण के रूप में इन्होंने राजाओं के वीरता का, उनके विवाहों का, नायिका भेद का वर्णन किया है। यानी कि इन्होंने संस्कृत के काव्य का लक्षण दिया है और उसके उदाहरण को, यानी कि उस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने काव्य लिखे हैं। तो उन काव्य का विषय क्या था? तो राजाओं के द्वारा लड़े गए युद्ध, उनकी पराक्रम, उनके विवाह, प्रेम और नायिका भेद का वर्णन। तो कुछ जो प्रमुख रीति ग्रंथ है, जैसे कि देव कवि का है रस विलास, तो चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, तो भूषण का है शिवराज भूषण, मतीराम का है अलंकार पंचाशिका। इन सभी ग्रंथों में रीति निरूपण किया गया है। हम नगेंद्र के बुक में देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि इन कवियों को नगेंद्र ने दो वर्गों में बांटा है मुख्य रूप से। एक सर्वांग निरूपण, यानी कि रीतिबद्ध काव्य को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक सर्वांग निरूपण, एक विशिष्टांग निरूपण। यानी कि जो सर्वांग निरूपण है उसमें वे कवि आते हैं जिन्होंने जो काव्य के सभी लक्षणों को लेकर कविताएं लिखी हैं। वो छंद हो गए, रस हो गए, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, अलंकार, शब्द शक्ति, इन सभी को लेकर जिन्होंने काव्य लिखा है वो सर्वांग निरूपण। और कुछ कवियों ने क्या किया है कि जो काव्य के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, तो इनमें से किसी एक का या दो का इन्होंने लेकर काव्य लिखे हैं या काव्य ग्रंथ लिखे हैं, तो उसे कहते हैं विशिष्टांग निरूपण। तो अगला पॉइंट है भक्ति और नीति। रीति काल में रीति निरूपण के साथ साथ भक्ति और नीति परक स्वतंत्र रचनाएं भी हुई है, जिसमें भूषण का शिवा बावनी और छत्रसार शतक प्रमुख है। कवियों ने आचार विचार संबंधी विषय को भी अपने काव्य का विषय बनाया। ऐसे काव्यों में नीति परक रचनाएं लिखी गई हैं। भगवत भक्ति विषय कुछ रचनाओं का निर्माण इस युग में हुआ है। तो हम देखते हैं कि रीति काल में श्रृंगारिक रचनाओं के साथ, रीति निरूपण के साथ कुछ कविताएं भक्ति, नीति और वीरता पर भी लिखी गए हैं। तो उसमें कुछ भगवत विषयों को लेकर इन्होंने कविताएं लिखी है। तो कुछ आचार विचार संबंधी उपदेश के रूप में या आचार विचार संबंधी विषय को लेकर कुछ कवियों ने कविताएं लिखी जो नीतिपरक कविताएं आती है। तो कुछ ने वीर रस को लेकर कविताएं लिखी हैं, जैसे कि भूषण। ब्रजभाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने तत्कालीन जनभाषा को महत्व देते हुए ब्रजभाषा में काव्य रचना की। रीतिकाल के तीनों काव्य धाराओं में ब्रजभाषा का ही प्रयोग देखने को मिलता है। केशवदास, बिहारी, घनानंद तथा भूषण आदि कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए उत्कृष्ट काव्य रचना की। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में मुख्य रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। वो चाहे रीतिबद्ध काव्य हो, रीति सिद्ध काव्य हो और रीति मुक्त काव्य, इन तीनों काव्य धाराओं में भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तो हम देखते हैं जैसे केशवदास की रामचंद्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई थी, बिहारी का बिहारी सतसई ब्रजभाषा में लिखी गई थी, फिर घनानंद का पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया था, फिर भूषण का भी जो काव्य की भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। तो इन सभी कवियों ने ब्रजभाषा को लेकर काव्य रचना की है। अगली विशेषताएं हैं नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में नारी के कामुक रूप का चित्रण किया है। उन्होंने नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा। उनकी दृष्टि नारी की केवल बाहरी सौंदर्य पर पड़ी। उन्होंने नारी के आदर्श रूप को नज़रअंदाज किया।
राजाओं की रुचि के अनुसार ही कवियों की रुचि भी नायिका भेद तक ही सीमित रही। तो हम देखते हैं कि उस रीतिकाल की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो नारी की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। नारी को दुय्यम दर्जे का दुय्यम दर्जे का स्थान प्राप्त था और नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। तो इस कारण इन कवियों ने नारी के कामुक रूप का ही चित्रण किया है। इनका जो दृष्टिकोण है ये केवल नारी के बाहरी सौंदर्य पर ही पड़ा है, उनके आंतरिक गुणों पर, आंतरिक सौंदर्य पर इनका दृष्टिकोण, इनका नज़र नहीं पड़ा है। जैसे कि उस समय के जो राजा थे वो भोग विलास में लिप्त होने के कारण इन कवियों ने भी नारी के ऐसे रूपों का चित्रण किया है जो कामुक हो, यानी कि जिसमें उनके बाहरी सौंदर्य का वर्णन हो, जिसमें कि नक्सिक, नायिका भेद, इन विषयों को लेकर कविताएं लिखी गई हैं। काव्य के रूप। रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर मुक्तक शैली में रचना की, क्योंकि मुक्तक शैली के कारण वे अपनी भाव को आसानी से चमत्कारपूर्ण तरीके से राजाओं के सामने व्यक्त कर सकते थे। बिहारी, भूषण, घनानंद आदि कवियों ने मुक्तक शैली का प्रयोग करते हुए उत्कृष्ट काव्य की रचना की है। रीतिकाल में प्रबंध काव्य भी लिखे गए, परंतु उनकी संख्या कम थी। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में मुख्य रूप से सभी कवियों ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि मुक्तक शैली ऐसी शैली होती है जिसमें कि कम समय में अपनी बात कही जा सकती है, क्योंकि ये बात समझने के लिए इसके पहले वाले छंदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुक्तक शैली में जो छंद होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था कि राजा को प्रसन्न करना, और इसीलिए इन्होंने प्रबंध शैली का सहारा न लेकर इन्होंने मुक्तक शैली में ही कविताएं लिखी हैं। तो जितने भी कवि रहे हैं, बिहारी, भूषण, घनानंद, इन सभी कवियों ने मुक्तक शैली में रचनाएं लिखी है। प्रबंध शैली में भी कुछ रचनाएं लिखी गई है, पर वो संख्या में काफ़ी कम थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकालीन कवि धन कमाने के उद्देश्य से ही काव्य रचना किया करते थे। उन्हें अपनी कविता को दरबार में पेश करने पर राजा द्वारा भेंट स्वरूप धन प्राप्त होता था। अधिक धन की लालच में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल के जो कवि थे वो आश्रित कवि थे, यानी कि राजाश्रित कवि थे। राजा के आश्रय में रहकर कविता लिखने वाले कवि थे, इसलिए उनका काव्य लिखने का मुख्य प्रयोजन था राजा को प्रसन्न करके उनके द्वारा धन प्राप्त करना। तो उनसे धन की लालच में इन कवियों ने क्या किया कि अपने अपने राजाओं का बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया है। तो जैसे कि हम बिहारी को जानते हैं, बिहारी को हर एक दोहे के बदले में एक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते थे। ऐसे ही जो अन्य कवि हैं वो भी धन की लालच में काव्य रचना करने के कारण उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है। उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए प्रकृति के मनोरम रूप का चित्रण किया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने ज़्यादातर प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया, उसके आलम्बन रूप का चित्रण बहुत कम हुआ है। कवि कर्म और आश्चर्यत्व का समन्वय। रीतिकालीन कवि कर्म करते हुए आचार्य बनने का भी सपना देख रहे थे। उन्होंने आचार्य बनने के लिए संस्कृत के काव्य ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। साथ में पाठकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने कवि कर्म और आचार्य कर्म दोनों साथ साथ किया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो ज़्यादातर कवि रहे हैं उनमें आचार्य बनने की होड़ लगी हुई थी। इस कारण उन्होंने जो संस्कृत के काव्य ग्रंथ थे उसका उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, और इन्होंने एक प्रकार से जो पाठक को काव्य की शिक्षा देने के लिए भी काव्य लिखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने कवि कर्म यानी कि जो काव्य तो लिखा ही, साथ में इन्होंने आचार्य का भी काम किया है साथ साथ। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रीति काल में कवियों ने रीति निरूपण करते हुए श्रृंगारपूर्ण कविताओं का सृजन किया। साथ में कुछ कवियों ने भक्ति और नीतिपरक रचनाएं भी लिखी, परंतु मुख्य प्रवृत्ति रीति निरूपण की ही रही है। धन्यवाद।